नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ आ रही। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी और विश्वमिया फाउंडेशन की ओर से योगाहार कोर्स के ऑनलाइन जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। हमारी जूम मीटिंग में काफ़ी संख्या कम हाजिर रहती है। हम 9 बजे हमारा समय है। सब लोग खा पी के फ्री हो जाए, उसके लिए टाइम भी हमने आधा घंटा लेट रखा है। हमारी लकुलिस की दूसरी बैच चल रही है, वो 8:30 को स्टार्ट हो जाती है और ज़्यादातर लोग ज्वाइंट हो जाते हैं। और यहाँ डिस्काउंट रेट में कोर्स चल रहा है तो समय भी दिया जाता है, फिर भी लोग टाइम पे नहीं आ रहे तो सेवा की कदर नहीं कर रहे लोग। उसमें भी डिस्काउंट चाहिए। उसमें भी डिस्काउंट चाहिए। लोग जुड़ रहे हैं अभी। पिछली बार हम कहाँ थे? टॉपिक नंबर 18, पेज नंबर 76। 18 के ऊपर थे हम। लंघनम परम औषधि। औषधि या तो खाने की होती है, या तो पीने की होती है, या तो टैबलेट होती है, या तो कैप्सूल होती है, या तो काढ़ा होता है, या तो पाउडर फॉर्म होता है, या कुछ न कुछ तो जो पेट में डालने की चीज होती है उसको औषधि हम मानते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है लंघनम परम औषधि, यानी आप जो पेट में डाल रहे हो वो औषधिया की कंपैरिजन में लंघनम यानी उपवास वो परम औषधि है। तो नहीं खाना है, नहीं पीना है, फिर भी वो परम औषधि बताया गया है। तो ये छोटी बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता होगा जिसके कारण उसको परम औषधि के रूप में माना गया है। तो उपवास सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, उपवास आत्मा की उन्नति के लिए भी है। दवाइयाँ खा के आपको जब राहत नहीं मिलती हो और दवाइयों से इफ असर भी नहीं होती है, रोग कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपके लिए एक ही औषधि बाकी बचती है, वो है उपवास। तो उपवास एक शक्तिशाली औषधि बताई गई है, उसको सही ढंग से करना पड़ता है। जब जरूरत पड़े तब उपवास समय की जरूरियात के हिसाब से, व्यक्ति की कैपेसिटी के हिसाब से उपवास को अपनाना चाहिए। दुनिया के सारे प्राणी उपवास का उपयोग करके अपने शरीर को ठीक रखते हैं। हम तो गांव में रह के आए हैं, खेडूत परिवार से है। हमने खुद ने देखा है
गाय भैंस भी जब बीमार पड़ती है तो पहला काम अपना खाना छोड़ने का करते हैं। तो वो प्राणी भी अपने शरीर को ठीक करने के लिए दवाई के ऊपर अपेक्षा रखने के बजाय उपवास के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। वे खाना पीना छोड़ो, 2 दिन अपने आप ठीक हो जाओ। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो उपवास से डरता है। लेकिन उपवास परम औषधि का प्रचार आयुर्वेद को जितना करना चाहिए वो लोग भी नहीं कर रहे। उपवास ये सिर्फ आयुर्वेद का भी सब्जेक्ट नहीं है, ये आध्यात्मिक सब्जेक्ट है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय है उपवास। और जितनी जिम्मेदारी उपवास के बारे में आयुर्वेद के डॉक्टर्स की है, इससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी धर्म के जो प्रचारक है, जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, ऐसे कथाकारों का ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे देश में कोई कथाकार उपवास का महत्व अपने कथा में कहता हो, ऐसा मुझे कहीं सुनने को नहीं मिला। आयुर्वेद और भी कहता है, बिना भूख का भोजन और बिना प्यास का पानी दोनों जहर समान है। जब शरीर को जरूरत ही नहीं है और आप भोजन करोगे तो वो भी जहर बनेगा। आपको प्यास नहीं है, पियोगे पानी तो भी जहर बनेगा। समस्या यहाँ ऐसी है लोगों की कि लोगों को समय के साथ भूख लगती है। बड़ी समस्या है। भूख क्या समय पे लगनी चाहिए या स्टॉक खाली होने पे लगनी चाहिए? दुनिया के सारे प्राणी को जब अपने शरीर में एनर्जी कम होती है, लेवल कम होता है, स्टॉक खाली होने लगता है, तब जाके वो भूखे होते हैं और अपने पेट भरने के लिए वो खुराक ढूंढने निकलते हैं। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जो समय समय पे खाता रहता है और पर्टिकुलर समय पे खाने से शरीर को समय की भूख लगती है। शरीर के स्टॉक, शरीर के अंदर कितना स्टॉक पड़ा है, स्टोरेज है या नहीं है, उसका ध्यान नहीं रख पाता है। तो इस शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको भी हमको इस आगे 19 नंबर के चैप्टर में समझना है। और आजकल आधुनिक विज्ञान ने भी, आप देखो तो, इंटरमीडिएट फास्टिंग का बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा है। और इसी वजह से सब प्रकार के डॉक्टरों ने सुबह में राजा जैसा खाने के लिए बोला, दोपहर को व्यापारी जैसा खाने के लिए बोला, और रात को बिना खाए पिए भिखारी की तरह सो जाने के लिए कहा है। तो ये क्या है? ये उपवास का प्रमोशन है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप 3 टाइम मत खाओ, एक टाइम खाना छोड़ो।
आपको ठीक रहना है तो भी छोड़ो, ठीक बनना है तो भी छोड़ो, बीमारी से बाहर निकलना है तो भी छोड़ो, बीमारी में फंसने से बचना है तो भी छोड़ो। कोई व्यक्ति ये जो सलाह है, आयुर्वेद के जो नियम है, जो धर्म के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, उसका पालन करने के लिए, उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो ऐसा ही मानता हूं, जो व्यक्ति उपवास की आदत वाली नहीं है, जो व्यक्ति को समय के साथ भूख लग जाती हो, वही लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। उनके शरीर में भी समस्याएं रहेगी और उसके संसार में भी समस्याएं रहेगी। क्यों? क्योंकि उपवास की आदत नहीं है, इसका मतलब है व्यक्ति धार्मिक ही नहीं है, वो धर्म के साथ जुड़ा ही नहीं है। अब जो व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ा न हो, उस व्यक्ति के जीवन में दुख की वजह सुख होने की अपेक्षा कैसे रख सकते हो? नहीं रख सकते। और ज्यादा उपवास की बात कहाँ है, एक टाइम खाना छोड़ने की बात है, ज्यादा की बात भी नहीं है। एक समय खाना लोग छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बायो क्लॉक, शरीर की जैविक घड़ी, कुदरती घड़ियाल कहते हैं उसको। दुनिया में जितने भी जीवंत चीज है, चाहे पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, सबके शरीर के अंदर, शरीर या जीव के अंदर एक बायो क्लॉक की अस्तित्व होती है, बायो क्लॉक का अस्तित्व होता है, हर जिंदा चीज में है। और ये बायो क्लॉक, उसको आप मन की घड़ी भी कह सकते हो, जैविक घड़ी भी कह सकते हो, दिमागी घड़ी भी कह सकते हो। हर एक प्राणी के शरीर में होता है। प्राणी को छोड़ो, वनस्पति के अंदर भी होती है। तो बायो क्लॉक क्या करती है, हमें कैसे हमारे जीवन में उसका इफेक्ट आता है, उसको हमें समझने की जरूरत है। एक प्रयोग आपको करना है ये बायो क्लॉक को समझने के लिए। आपको क्या करना है कि रात का खाना खाया है आपने, अब पूरी रात सोने का है। आपको एक प्रयोग करना है, रात को 1 बजे आपकी अलार्म घड़ी में, या अब तो अलार्म घड़ी की जगह मोबाइल आ चुके हैं, देखो मोबाइल ने कितनी आइटम को रिप्लेस कर ली है। अलार्म चली गई, घड़ी चली गई, कैलकुलेटर चली गई, टॉर्च लाइट चली गई, कैलेंडर चला गया, हाँ, बैंक अकाउंट चेकबुक भी चली गई। सब मोबाइल ने हाईजैक कर लिया है। अब रात को 1 बजे आपको आपके मोबाइल में अलार्म छोड़ना है और सो जाना है। 1 बजे मोबाइल में अलार्म रखी है तो वो आपको अलार्म बजेगी,
आपको उठाएगा। 1 बजे आपकी नींद गहरी नींद होगी। फर्स्ट स्टेज की आपकी नींद होगी और वो गाढ़ नींद होती है। पहली जो होती है ना वो बहुत गाढ़ नींद होती है। 1 बजे अलार्म बजेगी, आपकी नींद भंग होगी, आपको उठना है। आपको उठते ही किचन में चले जाना है। अब रात को खा के सोए हैं, आपको भूख नहीं है, फिर भी आपको आपके किचन में जो भी पड़ा है, रात का खाया हुआ बचा पड़ा हो या आकस्मिक इमरजेंसी में करने के लिए नाश्ते पड़े हो, जो भी पड़ा है खाने वाली चीज, चाहे बाहर पड़ा हो, डब्बे में हो, चाहे फ्रिज में हो, आपको कोई एक चीज को निकाल के थोड़ा खा लेना है। भूख नहीं है तो भी, भूख नहीं हो तो भी आपको थोड़ा खा लेना है और वापिस सो जाना है। आपको 3-4 दिन ऐसा हर रोज करना है। रात को 1 बजे अलार्म छोड़ो, नींद भंग हो जाए अलार्म से, उठ के किचन में जाओ, नाश्ता करो, भूख नहीं हो तो भी करो और फिर सो जाओ। आप 4-5 दिन ऐसा करोगे, फिर आपको अलार्म भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मन आपको रात को 1 बजे उठाएगी अलार्म बजने से पहले। अब आपका पेट भी, आपकी पेट की बिल्ली भी बजने लगेगी, भूख लगने लगेगी। ये है बायो क्लॉक। ये भूख लगनी शुरू हो जाएगी रात को 1 बजे। आप 12 बजे सोए होगे ना, तो भी 1 बजे आपको उठाएगी, खाने का नाश्ते का टाइम हो गया। इसको कहते हैं बायो क्लॉक। शरीर की घड़ी, मन की घड़ी, आप जो नाम देना है दो सकते हो, लेकिन वो है एक बायो क्लॉक। उसका काम क्या है कि शरीर की घड़ी, उसका एक ही काम है, जो समय पे आप जो काम करते हो उस काम को वो याद रखती है और वो टाइम होने पे आपको तुरंत वो काम याद दिलाती है। सिंपल सी बात है। आप टाइम पे खाओगे तो टाइम पे भूख लगाएगा। आप टाइम पे सोओगे तो टाइम पे आपको नींद आएगी। आप टाइम पे हर रोज उठोगे तो उस टाइम आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। समय के साथ आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप काम होता रहेगा। ये अलार्म बायो क्लॉक कैसे काम करता है उसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको, आप जो भी सोसाइटी में रहते हो वहाँ गाय तो आती होगी। आपको क्या करना है, सुबह 9 बजे घर में से रोटी निकल के बाहर निकलना है। आपकी सोसाइटी में जो गाय आती है हर रोज, उसको आपके घर के दरवाजे तक बुलाना है, रोटी खिलानी है। दूसरे दिन 9 बजे आपको वही गाय को बुलाना है, 9 बजे ही बुलाना है, रोटी खिलानी है। तीसरे दिन भी 9 बजे ही रोटी लेके बाहर निकलना है, वही गाय को बुलाना है, रोटी खिला देनी है। चौथे दिन आप काम में भूल गए, अपने दूसरे काम में, गाय को रोटी खिलाने का, गाय आपके दरवाजे आके खड़ी हो जाएगी। क्या घड़ी देख के आएगी? कौन बुला के लाया? ये बायो क्लॉक उसको बुला के लाती है। अच्छा, गाय रोटी खाने के लिए आ गई। अब रोटी खाने की उनकी आदत हो पड़ गई, वो बायो क्लॉक सेट हो गई। अब गाय को रोटी खाने से आने से बच बंद करना है।
क्या करोगे, मारोगे लाकड़ी लेके? मारने की जरूरत पड़ेगी क्या? आपको लाकड़ी लेके मारने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, गाय रोटी खाने के लिए आ जाए आपके दरवाजे, तो आपको छिप जाना नहीं है। आप छिप जाओगे तो गाय को ऐसा लगेगा कि ये भाई या बहन बाहर गांव गई लगती है, हर रोज धक्का खाएगी। आपको मुंह दिखाना है। आपको घर से बाहर निकलना है, दरवाजे के आगे खड़े हो जाना है, और अदब लगा के खड़े खड़े उसके सामने देखते रहना है। आपको रोटी नहीं खिलानी है। 2 दिन आप ऐसा करोगे, गाय के आगे सामने खड़े हो जाओगे और रोटी नहीं खिलाओगे, तो गाय को पता चल जाएगा कि बहन की या तो भैया की दानत लगती नहीं है रोटी खिलाने की। वो अपने आप आने बंद हो जाएगी। तो जिस तरह आप गाय को रोटी खाने का समय का जो बायो क्लॉक का सेटिंग है वो आप बंद कर सकते हो, इसी तरह आप आपके शरीर की बायो क्लॉक की बुक को बंद नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। 4 दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो गाय की बायो क्लॉक सेट हो जाती हो, तो आप जीवन भर टाइम पे पेट की बिल्लियों को खिलाते रहोगे, तो समय पे बिल्ली बोलेगी बोलेगी बोलेगी, बोलने वाली है। अब आपकी पेट की बिल्ली को टाइम पे बोलने से बंद करना है तो क्या करोगे, लाकड़ी लेके मारोगे क्या आपके पेट को? मारने की जरूरत नहीं है। जब पेट की बिल्ली बोले, आपको भोजन खिलाना नहीं है। क्या करना है, 1 या 2 ग्लास पानी पिला देने का। अच्छा, आप 4 दिन पेट की बिल्लियों को समय पे बोलने से पानी पिलाओगे, तो बिल्ली भी सोचने लगेगी घाटे पार के मर गए, पानी के बिना कुछ नहीं मिल रहा है। फिर धीरे धीरे वो भी बोलनी बंद हो जाएगी। उसको भी पता चलेगा कि क्यों आप शक्ति व्यय करते हो, खाना तो मिलता नहीं है। तो ये बायो क्लॉक की भूख लगनी ही नहीं चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। बायो क्लॉक आपको समय पे उठाए चलेगा, समय पे नींद दिलवाए चलेगा, दूसरे सारे काम आपको याद दिलाए चलेगा, लेकिन आपको समय पे भूख लगाए नहीं चलेगा। और जो लोग समय की भूख में फंसे हैं, वैसे लोग ही इस दुनिया की सारी हॉस्पिटलें और डॉक्टरों की जेब भरते हैं। वही लोग भरते हैं और कोई नहीं भर रहा है। डॉक्टर के लिए ये सबसे बड़े क्लाइंट है जिसको समय समय पे भूख लगती हो। तो समय वाली भूख, उसको बंद करने के लिए आपको समय पे भूख लगे तब पानी पी लेना है। और क्या करना है कि वो समय पे तो खाना ही नहीं है, आपको खाने का समय आगे पीछे करता रहना है। मान लो आप हर रोज दोपहर को 1 बजे भोजन करते हो। अच्छा, यहाँ हम आपको सुबह में उपवास करने के लिए कहते हैं। तो सुबह में आपको उपवास करना है और आपकी बायो क्लॉक आपको सुबह में भूख लगाती हो, तो आपको पानी पी लेना है, भोजन नहीं देना है। 2-3 दिन आप ऐसा करोगे तो आपकी पेट की बिल्ली सुबह वाली तो बोलनी बंद हो जाएगी अपने आप। अब आप दोपहर को मान लो 1 बजे हर रोज खा रहे हो, आपने सुबह से खाया नहीं है, अब 1 बजे बिल्ली बोलने लगी। अब ये यहाँ समय वाली भी बोल रही है और सही भूख वाली भी बोल रही है। तो यहाँ समय वाली बोलनी नहीं चाहिए, सही भूख वाली बोलनी चाहिए।
तो समय वाली जो 1 बजे वाली बोल रही है उसको बंद करनी पड़ेगी। तो उसको बंद करने के लिए क्या करना है? 1 बजे जैसे आपको भूख लगे, आपको 1-2 गिलास पानी पी लेना है। 1 बजे भोजन देना नहीं है, आपको आगे पीछे हर रोज देना है। क्योंकि आपने काफी सालों से हर रोज 1 बजे ही भोजन किया है, तो 1 बजे आपकी बिल्ली पेट की बोलने लगती है, भूख लग जाती है। तो उसको पहले बंद करनी है। भले आपने सुबह से दोपहर तक उपवास किया हो, आपको सही भूख लगी है, तो वो सही सही भूख लगी है तो वो बात अलग है। लेकिन समय वाली तो लगनी नहीं चाहिए। तो आपको आगे पीछे करना है भोजन। अब मान लो आप हर रोज 1 बजे खा रहे हो, आप हर रोज 1 बजे खा रहे हो, तो आपको क्या करना है? 1 बजे भूख लगे तो पानी पी लेना है। और भोजन आपको 1 बजे की जगह या तो 2 बजे करना है, या तो 12 बजे करना है। आगे पीछे 1 घंटा करना है हर रोज, एक ही टाइम नहीं करना है। मान लो आपने 1 बजे हर रोज खा रहे हो, आपकी बायो क्लॉक 1 बजे की सेट हो चुकी है। अब आप उसकी जगह 1 की बजाय 2 बजे खाना चालू करोगे, तो 1 हफ्ता आप 2 बजे खाओगे, तो वो जो बार 1 बजे जो बिल्ली बोल रही थी, वो फिर 1 की जगह 2 बजे बोलने लगेगी। ये तो आपका टाइमिंग चेंज हुआ बायो क्लॉक का। बायो क्लॉक बंद नहीं हुई। 1 बजे बोलती थी, वो अब 2 बजे बोलने लगी। स्विच हुई। टाइमिंग बायो क्लॉक का चेंज हो गया, लेकिन बायो क्लॉक तो रही। तो आपको ये भी नहीं करना है। आपकी 1 बजे वाली 2 बजे हर रोज बोलने लगे, वो भी नहीं सही है, वो भी बंद करनी है। तो आपको क्या करना है? 1 बजे हर रोज खाते हो, तो एक दिन आपको 2 बजे खाना है, और दूसरे दिन आपको 2 बजे की जगह 12 बजे खा लेना है। तीसरे दिन आपको 1 बजे खाना है। चौथे दिन आपको फिर 12 खाना है। पांचवें दिन आपको 2 बजे खाना है। ऐसे करके आगे पीछे करो हर रोज। एक टाइम पे खाओ ही नहीं, तो 4-5 दिन में आपकी पेट की बिल्ली कंफ्यूज हो जाएगी, कौन से टाइम पे बोला। वो खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई 12 बजे बोला हूँ, 1 बजे बोला हूँ, 2 बजे बोला हूँ। बिल्ली अपने आप कंफ्यूज होके बंद हो जाएगी। तो आपको इस कोर्स में कोई बड़ी चीज सीखनी है, और बड़ी इफेक्टिव कोई काम की चीज है, तो यह बायो क्लॉक की भूख को बंद करना। एक बार आप समय की भूख में से बाहर आ गए, मान लो आपने गंगा स्नान कर लिया, आपको कुंभ में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अद्भुत परिणाम मिलेगा। क्योंकि जितने लोग बीमार हैं, मैंने सबको देखा है, बायो क्लॉक की भूख से पीड़ित है, वही लोग बीमार है। समय के साथ भूख लग जाती है। कई लोगों को तो समय पे खाना नहीं मिलता है, तो अपने स्टमक में पाचक रस आने लगते हैं, एसिड आ जाता है। और फिर भोजन नहीं करते हैं, तो वो एसिड खून में चला जाता है। फिर वो एसिड मगज में भी आ जाता है, हेडेक होने लगती है, माइग्रेन जैसी बीमारियां होने लग जाती है, चक्कर आने लगते हैं। अच्छा, आपके स्टमक में पाचक रस कब आने चाहिए? टाइम पे आने चाहिए, या आप खाने का कुछ चालू करो तब आने चाहिए? रिप्लाई तो ખાવાનું दिया ચાલુ करो। કરી જમવાનું ચાલુ કરીએ ત્યારે રસ ઉત્પન્ન થાય છે ને મોંમાં લાળ આવે. आप जब भोजन स्टार्ट करते हो, उसी टाइम आपके स्टमक में पाचक रस आने चाहिए।
लेकिन ज्यादातर लोगों को जो बायो क्लॉक में फंसे हैं, बायो क्लॉक की भूख में, उन लोगों को जैसे टाइम हो गया, आप उनके पेट में पाचक रस आने लगते हैं। अब उस टाइम उसको खाना नहीं मिलता है तो उसको हेडेक हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, परेशान हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है लोगों की। फिर उसको कुछ न कुछ रास्ते में जो मिला, अच्छा या बुरा, हाँ, जिसका मिला वो सब खा लेना पड़ता है। वो भूखा नहीं रह सकते। ये बायो क्लॉक की भूख को बढ़ावे में किसका रोल है पता है? डॉक्टर्स लोगों का। डॉक्टर्स लोगों ने कुछ अच्छी बातें भी की, और वो अच्छी बातें से लोग बीमारी से बच जाए, वो बचे नहीं रहे, इसके लिए थोड़ी बुरी बातें भी बता दी। एक टाइम खाना छोड़ने के लिए अच्छी बात बता दी, लेकिन दूसरी जगह उसकी बायो क्लॉक बंद न हो जाए इसके लिए ये भी बोल दिया, समय पे खाया करो, समय समय पे खाया करो, समय खाने का आगे पीछे मत करो। और फिर लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि जो लोग बीमार है वो ऐसा मानने लगे हैं कि मेरा खाने का ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं बीमार हूँ। मेरा खाने का समय फिक्स नहीं रहता है, मुझे इतना काम होता है, इतना झमेला होता है कि मेरा खाने का कोई फिक्स टाइम ही नहीं है, इसीलिए मैं बीमार हूँ। क्यों? क्योंकि मगज में ऐसी एंट्री डाली हुई है, समय पे खा लेना चाहिए, नहीं खाओगे तो बीमार पड़ोगे। यहाँ तो पूरी बात उल्टी कर ली है उन लोगों ने। समय पे खिला खिला करके लोगों की बायो क्लॉक को एक्टिव कर लिया है, और फिर शरीर को जरूरत न हो तब भी समय पे लोगों को भूख लग जाए, और वही लोग शरीर की भूख मान के खाते रहे, और ओवर ईटिंग करते करते वो बीमार ही रहे। बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये तो, पूरी दुनिया को बीमार रखने का। तो अच्छी बातें बहुत कम बताई है उन लोगों ने, और लोगों को बीमार रहने की ज्यादा बातें बताई हैं। हाँ, जैसे कि भोजन करने के बाद घूमने जाओ, हाँ, वॉकिंग करो, ये ऐसी बातें हैं, वो लोगों को बीमार ही रखने के लिए है। समय पे खाने की जो एडवाइस दी जाती है वो भी मेरे हिसाब से तो सबसे रिस्की है। और ये यही एडवाइस पूरी दुनिया की हॉस्पिटलों को चलाती है। समय पे भोजन नहीं करना चाहिए, उसके फायदे हैं क्या? कि आप समय पे खाओगे तो आपका रस समय पे आ जाएगा, पाचक रस, तो उस टाइम आप खाओगे तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन शरीर को जरूरत नहीं है फिर भी आपने डाल दिया। पाचन अच्छा हो गया, बात सही है, लेकिन जरूरत थी ही नहीं। अब शराबी को वो मेहनत ही नहीं करे और आप पैसे देते रहोगे, तो उसको तो डबल शराब पीने की मजा आ जाएगी। शरीर शराबी हो गया है। हाँ, समय पे भूख लग जाती है, आप टाइम पे खिलाते रहते हो, शरीर को मजा पड़ जाती है। खाओ, मजा करो, मस्ती करो, और फिर बीमार रहो, दवाइयाँ खाओ। नशाखोर हो गया है शरीर। ये बायो क्लॉक, ये योगाहार के विषय में, ये बायो क्लॉक का ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकसिंग करना पड़ेगा लोगों की हेल्थ को ठीक रखने के लिए। एक पहला था चबा चबा के खाने की आदत, और दूसरा है बायो क्लॉक की भूख में से लोगों को बाहर निकालना। ये दो चीज सबसे बड़ी और रिवॉल्यूशनरी चीजें हैं दोनों। ये दो बात लोग समझ गए तो मान लो दुनिया में कोई बीमारी नहीं रहेगा। सरकार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दो चीजों का प्रचार करने की जरूरत है।
बायो क्लॉक की भूख में से बाहर आओ और जब भी खाओ चबा चबा के रस करके खाओ। अब बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बायो क्लॉक और क्या कैसे करता है काम? ज्यादातर बहनें जो घर काम करती है, नौकरी धंधा नहीं करती है, वो दोपहर को समय पे खाना खा लेती है। 12 या तो 1 बजे हर बहन भोजन कर लेती होती है, क्योंकि उसको घर में ही रहना है, समय पे खा लेती है। मान लो 1 बजे हर रोज खा रही है, तो उसकी बायो क्लॉक उनको 1 बजे भूख लगाती रहती है। मान लो दिवाली का टाइम है और दिवाली में घर की सफाई का काम निकाला हुआ है। अब घर की काम सफाई का काम निकाला है और 1 बजे जो हर रोज खाने का जो टाइम होता है, उस टाइम भोजन नहीं खा पाए, लेट हो गया, 2-2:30 बजे भोजन किया। अच्छा, जो बहनें दोपहर को 12 बजे या 1 बजे भोजन करती है, वो इसमें से ज्यादातर बहनों को शाम को 4 बजे के आसपास चाय नाश्ता करने की आदत होती है। आप चेक कर लेना। जो घर पे रहने वाली बहनें हैं, आपको 90% से ज्यादा बहनें ऐसी ही मिलेगी जो 1 बजे भोजन करती होगी और शाम को 3 या 4 बजे चाय पानी करती है। अब दिवाली का टाइम है, 1 बजे की जगह 2:30 बज गए भोजन करने में। अब 2:30 बजे खा के बैठे हैं, 4 बजने के बाद जैसा 4 बज गया, उसकी पेट की बिल्ली बोलने लगी, चाय याद दिलाती है, भूख लगाती है। अब 2:30 बजे भोजन किया हो तो 4 बजे दोबारा भूख लगनी चाहिए क्या? फिर भी 4 बजे दोबारा भूख लग जाती है। तो ये कौन लगाती है? वो बायो क्लॉक ही लगाती है भूख। 2:30 बजे खाया है, फिर भी 4 बजे दोबारा भूख लग जाती है। चा नाश्ता करवा के ही छोड़ती है बायो क्लॉक। कई लोगों को भोजन करने के बाद, ज्यादातर ऑफिस के कर्मचारी लोग, उन लोगों को भोजन करने, रिसेस में भोजन खत्म हो गया तो ज्यादातर लोग पान के गल्ले पे जाते हैं, वहां जाके पान मसाला खाते हैं या तंबाकू खाते हैं या कोई बीड़ी भी पीता है, सिगरेट भी पीते हैं कई लोग। तो उन लोगों की बायो क्लॉक क्या करती है? जैसे भोजन खत्म हो गया, उनको पता भी नहीं चलता है और उनके पैर अपने आप वो पान के गल्ले की ओर चलने लगते हैं और वहां जाके खड़े हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता है और शरीर वहां पहुंच जाता है। तो ये शरीर को वहां गल्ले तक ले जाने का काम भी वो बायोक्लॉक करती है। उसको पता भी नहीं चलेगा और वहां जाके खड़ा हो जाएगा। और वो गल्ला वाला जो दुकान वाला है ना, उसकी भी बायोक्लॉक ऐसी सेट हो चुकी है, तो वो साहब आने से पहले तो मावा तैयार हो चुका होता है और वो जैसे आके खड़ा हो गया, उसको मावा दे देता है। ये सारा उन लोगों को पता ही नहीं होता है और शरीर अपने आप वहां पहुंच जाता है और खा लेता है। अच्छा, कई लोगों को शाम को ऑफिस में 4 बजे चाय की आदत होती है। अच्छा, कई लोग तो सुबह में ऑफिस पहुंचते ही चाय का ऑर्डर दे देते हैं। हाँ, पटावाला को, पिन को बोलते हैं चाय दे, बोला दे। तो ये लोग ऑफिस में काम करते हो, घर पे काम करते हो, हाँ, तो ये सारी आदतें समय पे उसको याद आ जाती है, वो बायो क्लॉक याद दिलाती है और फिर वो चाय भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, व्यसन भी खाते हैं। अच्छा, ये शराब पीने वाले को शाम को क्या शराब पीने के लिए की घड़ी देखनी पड़ती है क्या? और ऐसे देखा जाए ना, तो शराबियों को घड़ी होती ही नहीं, क्यों? पीने में बिक गई होती है। फिर भी उसको पता चलता है पीने का टाइम हो गया।
जैसे शाम हो गई बोतल ढूंढने लगता है, पोटली को ढूंढने लगता है। हाँ, घड़ी होती ही नहीं है उनके कलाई पे। घड़ी बिक गई है पीने में, फिर भी पता चल जाता है पीने का टाइम हो गया। तो ये बायो क्लॉक शराब भी याद दिलाती है, स्वयं समय पे सुलाती है, समय पे उठाती है, समय पे खाना याद कराती है, समय पे चाय याद कराती है, समय पे गुटखा याद कराती है, समय पे सब कुछ याद कराती है। जो काम जो समय पे आप करोगे। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि समय पे, हाँ, जो काम करते हैं ना, वो काम करने के लिए लग जाते हैं, काम नहीं होता है फिर भी उसके लिए निकल पड़ते हैं। हर रोज खेत में जाने का टाइम मान लो, गांव में जो बहनें होती है घर का काम निपटा के 8:30 9 बजे खेत में निकलती है। अब खेत में काम नहीं होता है ना, फिर भी वो निकल पड़ती है। और आधे रास्ते जाके याद आता है, "अरे, आज तो कुछ काम नहीं है, मैं क्यों यहाँ आ गई?" फिर वापिस आ जाती है। मैंने देखी है ऐसी गांव में, जब हम रहते थे। और वापिस आके पूछते क्यों वापिस आए? अरे आज काम नहीं था फिर भी मैं निकल गई थी। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे ऑफिस पे निकल जाते हैं छुट्टी के दिन, जाके याद आ रहा, अरे आज तो संडे था, आज तो हॉलीडे था। ऐसी हालत है। बायो क्लॉक। अच्छा, बच्चों को भी गेम का जो नशा हो जाता है ना, उसमें बायो क्लॉक का रोल होता है। मोबाइल की एडिक्शन हो जाती है, वो भी बायो क्लॉक का रोल है। कभी भी कोई भी समय किसी भी बच्चे को कोई भी काम उसके समय पे मत कराओ। पढ़ाई का टाइम हो, खेलने का टाइम हो, मोबाइल देखने का टाइम हो, भोजन का टाइम हो, जो भी है, कभी भी समय पे कोई चीज मत कराओ। नहीं तो वो एडिक्टिव हो जाएगा। एडिक्टिव हो जाएगा बच्चा। कि भाई सुबह में स्कूल में गया, दोपहर को घर पे आ गया, खाना खाया और तुरंत मोबाइल पकड़ लिया। वो एडिक्टिव हो जाएगा। वो मोबाइल नहीं मिलेगा तो उसकी, जैसे शराबी को शराब नहीं मिलता है और नशे खींचने लगती है, इसी तरह बच्चे को जब मोबाइल नहीं मिलता है ना, तो उसकी नशे खींचने लगती है। और फिर झगड़ा करते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स ने मोबाइल नहीं दिया तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कोई चीज, चाहे अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो, किसी भी काम को आप समय पे मत किया करो। दुनिया का कोई प्राणी कोई टाइम पे काम नहीं करता है। कोई टाइम। मैं तो इवन कहता हूँ टॉयलेट जाने का भी टाइम फिक्स नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप फिक्स टाइम पे जाने लगोगे ना, तो वो टाइम चूक गए तो बाहर ही नहीं आएगा। अंदर ही रहेगा, भाई टाइम पूरा हो गया अब नहीं निकलूंगा मैं तो। कभी भी समय पे नहीं करो, कोई भी काम नहीं करो, आगे पीछे करो। तो ये बायो क्लॉक ऐसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। चित्र दिख रहा है ना, समय पे भूख लगाना, समय पे काम करवाना, समय पे नींद करवाना। Belum orang mau tuh kayak kapan mana aku pas ngomong lah mau kalau saya lain बॉडी की बायो क्लॉक। अच्छा, बायो क्लॉक का दूसरा आगे का चैप्टर जो है, वो है बायो क्लॉक मानव शरीर
बायो क्लॉक का गुलाम है। આપણે ધન ઉભા ને વાટા દ્વારા એ રીતે જ કાઢને પડશે भाई अपने म्यूट ही रखो, अनम्यूट मत करो। अब मानव शरीर बायो क्लॉक का गुलाम है, तो अभी अभी जितनी बातें हमने बायो क्लॉक के बारे में बताई, वो आपके पर्टिकुलर काम के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन अब जो बायो क्लॉक की बात हम करने जा रहे हैं, वो लंबे समय के लिए होती है, और वो बायो क्लॉक सालों का हिसाब रखती है। हाँ, ये अभी तक हमने जो इस चैप्टर में जो बातें की 19 नंबर में, उसमें तो आपकी जागरूक अवस्था के बीच में जो जो आप काम करते हो जो टाइम पे, उसके ऊपर हमने बात की। लेकिन ये बायो क्लॉक दूसरा भी ऐसा काम करती है जो आपको पता नहीं चलता है। देखो यहाँ एक चित्र है, ये है बम्बू। बम्बू तो सबको पता है। अब ये बायो क्लॉक इसमें कैसे काम करती है? बम्बू को आपको एक बम्बू से दूसरा बम्बू का प्लांट बनाना हो। एक खावड़ सुरेश भाई, आपका स्क्रीन अपने आप अनम्यूट हो जाता है, प्लीज जरा ध्यान रखें। बम्बू की जो गांठ दिख रही है ना, उसको आप काटो और जमीन में लगाओगे तो नया बम्बू पैदा हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। मान लो आपके पास ऐसा कोई बड़ा बम्बू का पेड़ है। ऐसे तो ये पेड़ नहीं है, ये घास है। बम्बू का घास उसकी घास की कैटेगरी है। वो पेड़ नहीं है, बेल नहीं है, छोड़ भी नहीं है, घास है। तो उसकी जो गांठ है, वो आप हर साल उसको एक एक काटो और एक एक को लगाते चलो। तो आपने सबसे पहली गांठ मान लो 5 साल पहले लगाई थी या 10 साल पहले लगाई, तो वो 10 साल का हो गया होगा। अच्छा, दूसरे उसके पीछे जो दूसरे साल गांठ लगाई वो 9 साल का हो गया होगा। इसके पिछले साल आपने लगाई तो वो 8 साल का हो गया होगा। तो हर एक बम्बू की उम्र 10 से क्रमिक में कम होती जाएगी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 साल का, इस तरह। लेकिन इसमें एक बायो क्लॉक काम करती है। ये बायो क्लॉक कैसा काम करती है कि बम्बू के जो पौधे होते हैं, इसमें हमारे देश में कई इलाकों में ऐसे पौधे हैं कि ये सब बम्बू के पौधे में ये जो एक चौकस प्रकार की नस्ल नस्ल जो है बम्बू की, जो क्वालिटी है, 12 साल में एक बार उसको फूल लगते हैं। 12 साल में एक बार फूल आते हैं उसको। अब यहाँ चमत्कार क्या होता है कि भी जो पौधा आपने 10 साल पहले लगाया था, जो बम्बू आपने 5 साल पहले लगाया था, जो पौधा आपने 4 साल पहले लगाया था, उम्र उसकी कोई भी हो, लेकिन सारे बम्बुओं को एक ही साथ फूल आ जाते हैं, एक ही साल में, एक ही साथ। तो बम्बू की उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी उसकी जो स्पीसीज है बम्बू की, उसकी स्पीसीज ये बायोक्लॉक को याद रखती है। और वो बायोक्लॉक का जब टाइम आ जाता है, 12 साल का रोटेशन आता है, तब जाके सबके ऊपर, हाँ, चाहे उसकी उम्र 5 साल हो चाहे उसकी 10 साल हो, सब पौधे के ऊपर
उसको फूल लग जाते हैं। 12 साल में एक बार लगते हैं, हर साल नहीं लगते। तो ये भी एक बायो क्लॉक का बड़ा चमत्कार है। ये तो हो गई वनस्पति की बात। मनुष्य में क्या इफेक्ट है उसकी? तो मनुष्य में बायो क्लॉक क्या काम करती है कि बच्चा जन्म लेता है, पुख्त हो जाता है तो उसकी मूंछ की दो बाल भी निकलने लगते हैं, दाढ़ी भी निकलने लगती है। तो वो उम्र होती है, उसके बाद वो निकलती है, इससे पहले नहीं निकलती। अच्छा, आपका 60 साल का समय पूरा हो गया, बुढ़ापा शुरू हो गया, फिर आपके बाल सफेद होने लगते हैं, चेहरे पे करतली आने लगती है। तो ये भी एक बायो क्लॉक का ही तो रोल है। बच्चे जब जुआन हो जाते हैं तो उसको, हाँ, मेल है तो फीमेल का अट्रैक्शन होने लगता है, फीमेल है तो मेल का अट्रैक्शन होने लगता है। तो बच्चे होते हैं तो खिलौने अच्छे लगते हैं, बड़े हो जाते हैं तो फिर स्त्री को, पुरुष को आकर्षण होने लगता है। तो ये भी एक बायो क्लॉक का ही चमत्कार है। अच्छा, गृहस्थी पूरी हो जाती है तो संसार से मोह भी कम होने लगता है। वानप्रस्थ जिंदगी में सारी मोह माया कम होने लगती है अपने आप। तो ये भी एक बायो क्लॉक का ही चमत्कार है। अच्छा, दूसरा एक बायो क्लॉक का चमत्कार है। आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये विषुववृत्त के जंगलों में रहने वाले व्यक्ति का फोटो है। इसके पास में अपना एक इंडियन भाई खड़ा है और उसका हाथ देखो। हाँ, वो छोटे व्यक्ति के अपने कंधों पे उसका हाथ है। तो ये विषुववृत्त का है, उसकी हाइट कम है और अपने इंडियन की हाइट ज्यादा है। अब यहाँ बायो क्लॉक क्या काम करता है? अब ये विषुववृत्त पे जंगलों में रहने वाले लोगों की आयु और हमारे इंडिया में रहने वाले लोगों की आयु, उसकी भी एवरेज में काफी अंतर है। ये विषुववृत्त जंगल पे रहने वाले लोगों की आयुष एवरेज कितनी होती है पता है? 40 से 45 साल, मैक्सिमम 50 साल। और हमारे इंडिया में मैक्सिमम 100 साल की आयु हो सकती है। हमारे हिसाब से उन लोगों की आधी आयु है। अब मान लो आपने ये जो विषुववृत्त वाले व्यक्ति है, उन व्यक्ति को आप वहीं से उठा के अपने इंडिया में ले आओ, उनके बच्चों को आप उनको यहाँ ले आए, उनको आप जो खा रहे हो वही खाना खिलाओ, आप जो कसरत करते हो, जो योगा करते हो, सब कुछ उनको भी कराओ। लेकिन जैसे वो बच्चे की उम्र 40 से अप होने लगेगी, उसके शरीर पे बुढ़ापा आ जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे और 45 होते होते खत्म हो जाएगा। ये उनकी बायो क्लॉक उसको ज्यादा जिंदा रखने नहीं देती। हाँ, ये हो सकता है कि यही बच्चों के बच्चे करीब 4-5 पीढ़ी निकल जाए यहाँ इंडिया में रहने के बाद, तब जाके उन लोगों की जो एवरेज आयु से 40-50 के बीच वाली थी, वो बढ़ के 10 साल और बढ़ सकती है, चार Dulu पांच lagi kali. पीढ़ी के बाद। Dulu no. Dulu sih. Nah, guna nggak? ये बायो क्लॉक करती है। तो उन लोगों का बच्चा आप यहाँ ला के रखो, खाओ पिलाओ, आप जो करते हो सब कुछ कराओ, लेकिन वो 80 साल नहीं जी सकता। जैसे 40 की उम्र हो गई, अपने आप उसका, हाँ, बुढ़ापा आ जाएगा और
धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बायोक्लॉक का एक और काम है। आप ये फोटो देख के पहचान सकते हो ये कौन है? चुंदड़ी वाला माता जी। तो आम भर जाए जी, ये चुंदली वाली माता जी, अंबाजी के गब्बर में उनका आश्रम था। उनका नेटिव हमारे गांव के पड़ोस के गांव का था। चराड़ा गांव है मानसा तालुका में। उनके वो नेटिव थे, प्रहलाद भाई जानी उसका नाम था। अब आप अपने स्क्रीन पे टच मत करो। यहाँ स्क्रीन पे चित्र आ जाते हैं, लाइनें आ जाती हैं। ये प्रहलाद भाई जानी जब वो छोटे थे, 10-12 साल की उम्र थी, उस टाइम अंबाजी माता ने उसको आके उनके सामने प्रकट हुए और उनको ऐसा बोला कि तेरा जन्म संसार के लिए नहीं है, समाज के लिए है। लोगों के अंदर धार्मिकता बनाए रखने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो तुमको ये काम करने पड़ेंगे, संसार को छोड़ो। अब उम्र छोटी थी, 10-12 साल। तो उस टाइम उन्होंने माता जी को ऐसा बोला कि माँ ये सारा काम मैं करूँ, लेकिन मेरे पेट के लिए क्या करूँगा? उसके लिए तो मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी ना। तो वो कहते थे कि माता जी ने उनके सर पे हाथ रखा और ऐसे आशीर्वाद दे दिए कि बेटा आज से तुमको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी और भोजन भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आशीर्वाद उनको दिया और वो माता जी चले गए। उस दिन से ये प्रहलाद भाई जानी नाम था उनका, वो बच्चे के उम्र के थे। उसी दिन से उनको फिर भोजन की जरूरत नहीं पड़ी है, पानी की जरूरत नहीं पड़ी है। और उन्होंने करीब 90 साल तक, 90 साल तक वो जिंदा रहे, बिना पानी बिना भोजन। अंबाजी में आपको कभी जाने का हो जाए तो वहां जाइए। गब्बर का जो पहला पार्किंग है, वो पार्किंग से आगे आप जाते हैं तो वो जो रोड जो ऊपर की ओर जा रहा था पीक पे, वहीं से नीचे रास्ता शुरू हो जाता है, स्लोप शुरू होता है नीचे जाने का पीछे की ओर। वहीं राइट साइड पे उनका आश्रम है, चुनरी वाली माता जी का आश्रम। आप कभी जाओ अंबाजी में तो वहां उनकी आश्रम का, वहां आप जाके उसकी समाधि पे दर्शन भी कर सकते हो। अब ये माता जी जहां जहां जाते थे लोग उनसे पूछते थे तो बातों बातों में ऐसा बताते थे कि मैं तो ये 500 साल जिंदा रहने वाला हूँ, 500 साल में जिंदा रहने वाला हूँ। लेकिन मैंने इनकी ये बातें सुनी तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि जब उनको माता जी ने आशीर्वाद दिया था तब वो 10-12 साल के बच्चे थे। फिर उनकी उम्र बढ़ती गई तो जुआनी आई। जुआनी आने के बाद उसको दाढ़ी मूछ सब कुछ आ गया। अच्छा, जुआनी के दौरान वो बॉडी बिल्डर जैसे दिखते थे, बिना भोजन बिना खाए पिए। उनकी पूरे जीवन की जीवन चरित्र की पुस्तिका मिलती है वहां। उसके अंदर उनके बाल्यकाल से लेके बुजुर्ग हुए तब तक के कई फोटो भी है, थोड़े थोड़े। तो ये छोटे बच्चे से लेके जुआन हुए, जुआन से लेके बुजुर्ग हुए और फिर वृद्धावस्था आई। तो जैसे जैसे उसकी उम्र होती गई, उनके शरीर के ऊपर उम्र ने अपना निशाना दिखाना चालू रखा। उनको भोजन लेने का नहीं था, पानी पीने का नहीं था, फिर भी
कुदरत अपना काम करती रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि कुदरत अपना काम कर रही है, बायोक्लॉक बॉडी का अपना काम कर रही है। वो 500 साल जिंदा रहेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ये 90-95 साल के आसपास की उम्र में उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। यहाँ किसने काम किया? बायोक्लॉक ने। बॉडी का जो बायोक्लॉक होता है वो अपना समय के हिसाब से काम करता रहता है। वो आपको छोड़ेगा नहीं। छोटा बच्चा बड़ा बच्चा ही बन सकता है, बड़ा बच्चा कभी छोटा नहीं बन सकता। जो एक बार हो गया वो वापिस नहीं जा सकता, आगे ही बढ़ना पड़ेगा उसको। तो शरीर बायोक्लॉक की गुलाम है। छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, फिर युवा हो जाता है, फिर कॉलेज में चले जाए ऐसा हो जाता है, फिर गृहस्थी बन जाता है, फिर वृद्ध बन जाता है, और लास्ट में जाके अपने शरीर को छोड़ देता है। तो ये भी घटना क्या है, किसके कंट्रोल में है? शरीर की बायोक्लॉक के कंट्रोल में है। इसमें दूसरा किसी का रोल नहीं। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको देता हूं। ये चित्र आपको किसका देख रहा है? कौन सा प्लांट है वो? गेहूं के गेहूं। मक्का। गेहूं गेहूं। है, गेहूं। जो लोग खेडूत है उन लोगों को पता होगा, गेहूं की फसल जब खेत में लगाई जाती है तो वो दाना जमीन में डाला जाता है, बीज का, गेहूं का बीज का। उनमें से गेहूं का प्लांट होता है और उसकी एवरेज आयुष्य 3 से 4 महीना होती है। अब आपने गेहूं लगाया है, खेत में आप खाद पानी सब देते रहते हैं, उसका ग्रोथ होता रहता है। 3-4 महीने के बाद उसके ऊपर फूल लगते हैं, फिर ये गेहूं के सीड लग जाते हैं, बीज लग जाते हैं। अब अब आप यही गेहूं के दाने को, ये प्लांट को आप खाद पानी देते रहो, देते रहो, देते रहो। क्या वो 4 साल जिएगा? नहीं जी पाएगा। हाँ, 3 महीना हो गया, फिर आप कितना भी पानी डालो, कितना भी खाद डालो, वो अपने आप अपना देह का त्याग कर लेता है। उसकी आयु पूरी हो जाती है। आप उसको जिंदा नहीं रख सकते। अच्छा, आप खंभात की ओर जाइए, बाल प्रदेश में। वहां आपको गेहूं के जो पौधे होते हैं ना, करीब 6 इंच से लेके 9 इंच की हाइट वाले, ज्यादा से ज्यादा 1 फीट वाली हाइट। लेकिन वो गेहूं जो होते हैं ना, वो बिन पियत के होते हैं। बिन पियत होते हैं, इसीलिए वो स्वाद में टेस्टी होते हैं। अब वो बिन पियत गेहूं, वो गेहूं के दाने को आप ले आओ, आपके खेतों में लगाओ, तो उसकी हाइट जो 9 इंच की या 1 फीट की है वही कर पाएगा। इससे बड़ा हो ही नहीं पाएगा। आप वही गेहूं की बार बार अपनी नए जगह में, नए एटमॉस्फेयर में आप उसको बार बार लगाते रहोगे, तो 3-4 या 5 बार उसकी पेड़ी बदल जाएगी। तब जाके उसको खाद पानी मिलता रहेगा तो उसकी हाइट थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो पियत वाली जगह में जो गेहूं पैदा होते,
उसकी हाइट 3 फीट से 4 फीट की होती है। तो वो 1 फीट वाला आपकी खेत में लाके लगाओगे तो वो 1 फीट का ही होगा, वो इससे लंबा नहीं होगा। हाँ, आप बार बार नई जगह में एटमॉस्फेयर अलग है वहीं रखोगे तो धीरे धीरे करके उसकी बायो क्लॉक में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, और 4-5 साल के बाद उसकी हाइट थोड़ी बढ़ पाएगी। अच्छा, अपने शरीर में सबसे बड़ा बायो क्लॉक का एक अद्भुत चमत्कार है। हर एक के सर पे बाल उगते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मान लो आप अपने बाल को खींच डालो, जैसे जैन महाराज होते हैं तो अपने बाल को खींचवा लेते हैं। आप बाल खींच लोगे तो नए बाल जरूर उगेंगे। अच्छा, नए बाल उग गए और आपने उनको 3-4 साल के लिए काटा नहीं, उसको लंबा ही होने दिया, होते रहो होते रहो। पुरुष का होगा या स्त्री का होगा, आप बाल को काटोगे नहीं तो 4-5 साल में 4-5 फीट लंबा हो जाएगा। अच्छा, सब बहनें आईब्रो करती है, आईब्रो के बाल खींच लेती है। अच्छा माँ, आपने आईब्रो कर लिया, बाल खींच लिया, अब नया बाल उग गया, अब उसको आपने 3-4 साल नहीं कटवाया, तो ये आईब्रो का बाल कितना लंबा होता है? ये क्या 1.5 इंच, इससे लंबा नहीं होगा। मान लो आपका आईब्रो का बाल आपके सर के बाल की तरह 4-5 फीट लंबा होता तो आपकी हालत क्या होती? ऐसे करके देखना पड़ता, ऊंचा कर करके देखना पड़ता, शटर लंबा। भगवान कितना होशियार है। आपके सर के बाल को बोला तुमको 5 फीट लंबा होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आंख के आईब्रो को बोला तुमको 2 इंच से लंबा नहीं होना है, चाहे तुमको काटे जाए या खींच के दिया जाए, 2 इंच से लंबा तुमको नहीं बनना है। अद्भुत है ना इंजीनियर। हाँ, ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। भगवान इतना स्मार्ट है। ये सब बायो क्लॉक मैनेज करती है। तो ईश्वर ने जो चीजें बनाई है उसकी जो नेचुरल प्रोसेस है उसको आप होते रहने दो, उसको बंधन में मत डालो। हाँ? आपके पेट के अंदर स्टमक का रस तभी आना चाहिए जब आप कुछ खाने का शुरू करो, इससे पहले नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आप टाइम पे खाना का चालू करोगे तो आप भोजन नहीं करोगे तो भी रस आ जाएगा, फिर एसिडिटी नहीं होगी तो क्या होगी? समय, भगवान कहता है भूख लगे तब भोजन करो। आपके शरीर में जो स्टॉक है वो खाली हो जाए, फिर आपको रियल भूख लगेगी, तब जाके आप भोजन करो। अच्छा, बच्चे खेलने जाते हैं फ्री होते हैं तब मैदान में, और मान लो काफी बच्चे इकट्ठा हो गए और डिंगा मस्ती की और ज्यादा मस्ती की उन्होंने, 2-3 घंटे इतना मस्ती की, फिर थक जाते हैं, भूख लग जाती है तो भागते हुए घर आते हैं, और घर में घुसते ही बूम लगाते हैं, मम्मा भूख लगी लाओ खाना। क्या समय देख के मांगते हैं? नहीं, भूख के साथ समय का कभी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जब स्टॉक खाली हो गया, चाहे आधी रात हो दोपहर हो कभी भी हो, आप ज्यादा मेहनत करो, कई बार जल्दी भूख लग जाएगी। अच्छा, मेहनत नहीं करो, पूरा दिन नहीं भी लगेगी। तो क्या टाइम पे खाते रहना चाहिए?
नहीं खाना चाहिए। बस ये बात समझनी है आपको। दुनिया में जितनी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं है, ये सारी 99% समस्याएं सिर्फ और सिर्फ बायोक्लॉक की भूख के कारण है। लोगों को बायोक्लॉक की भूख में से बाहर निकालना है। पहला काम आपको यही करना है। और आप लोगों के लिए काम करो, इससे पहले अपने आप को सुधारो। पहले खुद बायोक्लॉक की भूख में से बाहर निकलो। बहुत जरूरी है। ये आपके लिए सबसे बड़ा लेसन है। आप समय की भूख में से बाहर निकल जाओगे ना, फिर आपको इतना आनंद रहेगा, कोई टेंशन नहीं, कुछ शरीर के ऊपर कोई सिम्टम्स ही नहीं आएगी आपको। जब रियल भूख लगेगी तब भूख लग जाएगी, तब खा लेने का, नहीं लगती है तो मजा करो, मस्ती करो। आपका शरीर कुदरत के कानून से चलना चाहिए, नहीं के डॉक्टरों के कानून से। दुनिया का कोई प्राणी टाइम पे उसको खिलाने का नहीं सिखाया जाता है। और जो प्राणियों को टाइम पे खिलाया जाता है, वो प्राणी भी बीमार पड़ते हैं, बीमार ही रहते हैं। तो आपका खेलने का टाइम हो, मोबाइल देखने का टाइम हो, लेसन करने का हो, अभ्यास करने का हो, नौकरी का हो, धंधे का हो, खाने का हो, सोने का हो, जगने का हो, कसरत का टाइम हो, कुछ भी हो, किसी के साथ समय के साथ मत चिपक जाओ। हर बार अलग समय पे हर काम करो। किसी दिन सुबह में वॉकिंग के लिए जाओ, कोई दिन दोपहर को जाओ, कोई दिन शाम को जाओ, कभी भी समय का पालन मत करो। और समय पे काम करने वाले लोगों का लोग दुरुपयोग भी करते हैं। मैंने तो ऐसे दो लोगों को देख, हर रोज समय पे वॉकिंग के जाने वाली बहनों के चेन स्नैचर उसकी चेन निकाल के भाग जाते हैं। क्यों? पता है ये बहन हर रोज जाती है, उसके गले में सोने की चेन है। फिर एक दिन उसका मन में लालच आती है, उसका झापट लगाओ और लेके भाग जाओ। तो वो चोर की बायोक्लॉक यहाँ काम कर जाती है। उनको पता चल जाता है, ये हर रोज आती है टाइम पे। फिर उसका माइंड सेट करना, फिर नजर पड़ती है, ओ उसके गले में तो हर रोज ये सोने का हार है। हाँ, आज मेरा पैसा डूबा है, मेरी नौकरी धंधे का ठिकाना नहीं, लाओ खींच लेते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ, एक बहन का चेन खींच के भागा, दूसरे दिन वही टाइम पे आया, और वो बहन के आगे खड़ा रह गए और दो झापट लगाई। क्या बोला? ऐसा जूठा पहनती है। जूठा पहना, वो भाग गया तो बहन खुश हो गई थी। अरे मेरा तो डुप्लीकेट गया, मैं बच गई। लेकिन दूसरे दिन आके वही टाइम पे आके वो झापट खानी पड़ी। क्यों? ये जूठा पहनती है। ये बायोक्लॉक ने करवाया। मार भी खिलवाती है। बोलो, अभी आपके मन में कोई बायोक्लॉक के बारे में कोई और दूसरा कोई एग्जांपल आता हो तो बोलिए, जो मैं नहीं बता पाया हूँ। समोसा समोसा। सर कंफ्यूजन है यार। जी। बायो क्लॉक के मुताबिक आपने बताया जैसे बड़े हो रहे हैं तो दाढ़ी मूंछ आ रही है, या फीमेल है तो जो भी है वो डेवलपमेंट हो रहा है, या जो भी है बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं।
उसके पीछे तो हॉर्मोन्स जवाबदार है। नहीं, इनका क्या रिलेशन है? नहीं, हार्मोन उस टाइम क्यों पैदा हुए? हार्मोन पैदा हुए इसीलिए इसका सिम्टम्स आपके शरीर पे दिखने लगा, बाल दाढ़ी मूछ उग गई। लेकिन वही टाइम पे क्यों हॉर्मोन्स आए? वृद्धि हो रही ना, उम्र हो रही ना, जब जैसे बड़े हो रहे। नहीं, ये एक क्लॉक का टाइमिंग है कि भाई उस टाइम पे ये करना है उसको। हाँ। ये समय पे उसकी प्लानिंग हो जाती है कि भाई इस टाइम पे ये होना ही चाहिए। हाँ, तो देखो, एक कुदरत को हमको किस किस तरह समझना है। जीवन हमारा जो होता है छोटे बच्चे से स्टार्ट होता है, बुढ़ापे में खत्म होता है। अब जो बच्चा होता है, आप उसको 2,000 की नोट दे दो, 500 रुपये की नोट दे दो, और फिर थोड़ी देर में एक एक पहले नोट नोट दिखाओ और फिर उसको खिलौना दिखाओ। क्या पकड़ेगा? नोट पकड़ेगा, खिलौना? खिलौना। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी उम्र ये है। नहीं, उम्र नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी उम्र के हिसाब से बायो क्लॉक को ऐसा सेट किया है कि उसकी जो मानसिकता है वो खेलने में है। उसको जो मजा आती है उसी में उसका इंटरेस्ट है। वो नॉट को नहीं पकड़ेगा, खिलौनों का पकड़ेगा, क्योंकि उसमें उसको आनंद का अनुभव होता है। अच्छा, बच्चा जब खेलने से बाहर निकला, कॉलेज में जाने लगा, फिर खिलौना छोड़ देगा, नजर टिकेगी लड़की के ऊपर, अपने आप आ जाती है। इस समय का परिवर्तन है। अच्छा, जब घर संसार लगा दिया, फिर वो भी गया, अब जिम्मेदारियां, फिर पूरी जिंदगी गृहस्थी करने के बाद पूरी जीवन का एक्सपीरियंस मिल जाता है, ये तो सारा जगत ही बेकार का है। अब वानप्रस्थ आया ना तो सारा छोड़ने लगता है, फिर मंदिर में मस्जिद में भागने लगता है कि भाई बचाओ मुझे, ईश्वर भगवान मुझे बचाओ। तो ये समय का के साथ वो भी होते रहना चाहिए। और गृह जब वानप्रस्थ जिंदगी आती है, तब उसके अंदर ईश्वर को प्रेयर करने का, समय निकालने का भाव आ जाना चाहिए। हाँ, चैरिटी अपने आप होने लगनी चाहिए। हाँ, और दुनिया की मोह माया लोभ लालच से मुक्त होना चाहिए। तब जाके उसकी आत्मा की उन्नति हो सकती है। कुदरत ने तो व्यवस्था करके रखी है। लेकिन आजकल देखो, 80 साल के बुढ़े भी नजर बिगाड़ते हैं और पैसे को छोड़ते नहीं हैं। तो कुदरत के जो कानून है उसको नजर में रख के आपके जीवन में अपने आप चेंज आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, जिसके उम्र 60 से ज्यादा हो जाए, उन लोगों को अपने आधे कपड़े तो भगवे कर ही लेने चाहिए। सामने वाले को पता चलेगा एक बुजुर्ग है, और उसका व्यवहार भी उसके हिसाब से होना चाहिए। उसकी दानत, उसकी नजर सब में दिखाई देना चाहिए। इसीलिए मैं तो कहता हूँ, कोई भी टीचर जुआन होना ही नहीं चाहिए, वो हमेशा बुजुर्ग होना चाहिए। रिटायर्ड व्यक्ति ही टीचर होने के लायक होता है। अच्छा, उसके कपड़े से उसका व्यवहार पता चल जाना चाहिए। हाँ, गरीब व्यक्ति उसको देख के उसके साथ इसके सामने हाथ लंबा सकता हो, और उसको देना भी चाहिए कि भाई ये गरीब है, ले दे देते, और मेरे पास ज्यादा है, उसको थोड़ा हेल्प कर ले। वो कपड़े भी भगवे हो गए ना तो उसको याद दिलाएगा कि अब तेरी उम्र हो चुकी है, तू वानप्रस्थ में है। तेरी ये जिम्मेदारी है, समाज में नीडी लोगों को जो तेरे पास है, समय है, धन है, ज्ञान है, सब देने के लिए तुमको तैयार रहना चाहिए। और ये कौन याद दिलाएंगे? उसके कपड़े। इसके अलावा उसको याद भी नहीं दिलाएगा कोई। तो ये सब शास्त्रोक्त, सनातन कहो, धर्म के नियम कहो, जो भी है, ये सब कुदरत के साथ भी जुड़ा हुआ है सब।
ये सब प्री प्लानिंग होता है, सब इसके पीछे कुदरत काम करती है, ईश्वर का पूरा डिजाइन काम करता है। ईश्वर ने सब प्लानिंग करके रखा है। लेकिन लोग जब अपनी बुद्धि पे आ जाते हैं, हाँ, लाभ लालच मोह में फंसते हैं। और कौन फंसते हैं पता है आपको? जिन लोगों का मन इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, वही लोग फंसते हैं। जिनका मन इंद्रियों का राजा है ना, उन लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, वो अपने आप चेंज होते रहते हैं और धीरे धीरे करके मोक्ष के रास्ते आगे भी चल जाते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यही है, इंद्रियों का राजा बन के रहना पड़ेगा। आपका मन जो है इंद्रियों का राजा रहना पड़ेगा। और मन को इंद्रियों का राजा रखना है तो आपको श्वास का राजा बनना पड़ेगा, श्वास को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो लोग श्वास कंट्रोल कर पाते हैं ना, वही इंद्रियों के राजा बन पाते हैं, वही उसका ही मन उसको गुलामी में से छूट सकता है। तो ये योग का जो सब्जेक्ट है, उसमें आपको आसन प्राणायाम में एक्सपर्ट नहीं बनना है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको लोगों को योग का सही रास्ता दिखाना है कि आपके जीवन में तब बदलाव तभी आ सकता है, सुख शांति तभी आ सकती है जब आप इंद्रियों की गुलामी में से बाहर निकलोगे। और इससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, श्वास को कंट्रोल करो। डीप ब्रीदिंग और स्लो मोशन में जिसके श्वास चलते हैं, वही इंद्रियों के राजा बन सकते हैं। दुनिया की जितनी भी समस्या है, इसके पीछे इंद्रियों की गुलामी काम करती है। बड़े 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 देश भी देख लीजिए आप। हाँ, डेवलप कंट्री में रहने वाले इतने लोग दुखी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पैसे का कोई कमी नहीं है, एक मजदूर भी, स्वीपर भी गाड़ी लेके घूमता है, लेकिन इसके जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। क्यों? इंद्रियों की गुलामी में जी रहे वो लोग। रियल योग यही सिखाता है, इंद्रियों की गुलामी में से कैसे बाहर निकले। लेकिन आजकल कोई योग इंस्टीट्यूट इसके ऊपर फोकस नहीं करता है। जितने भी योग क्लास चलाने वाले योग के इंस्टीट्यूट है, सब है, आप देखो, जो समाज को देने का है उसकी तो बात ही कहीं नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही। तो धर्म वाले धर्म नहीं बता रहे, शिक्षण वाले शिक्षक नहीं कैसी शिक्षा होनी चाहिए, क्या सिखाना है वो नहीं सिखा रहे, डॉक्टर लोगों की सेवा नहीं कर रहे, लूट कर रहे सब जगह। रियल डॉक्टर किसको कहते हैं? इस दुनिया में रियल डॉक्टर भी है। कैसे? पता है आपको? ऐसे इलाके हैं हमारी दुनिया में, वहां के डॉक्टर, गांव के जो डॉक्टर होते हैं, उनको ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम्हारे गांव में जितने लोग रहते हैं, वो व्यक्ति गांव का कोई भी व्यक्ति, उसको हर रोज तुमको देख लेना है। और वो उनकी जो शरीर को देख के वो डॉक्टर को पता चल जाना चाहिए कि अगले हफ्ते ये बीमार पड़ने वाला है। अभी बीमार है ऐसा नहीं, अगले हफ्ते वो बीमार पड़ने वाला है, उसको अभी से ट्रीटमेंट उसकी चालू कर लो, वो बीमार पड़े इससे पहले उसको ठीक कर लो। ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है। और जो डॉक्टर ये नहीं कर पाता है, और मान लो कोई गांव का व्यक्ति बीमार हो चुका, बीमार पड़ गया, तो वो गांव का धर्म का जो बड़ा है, वो डॉक्टर को सजा देता है। क्या पता है? गांव को छोड़ देने की। तुम हमारे गांव के लिए काबिल नहीं हो, तुम निकल जाओ ये गांव से। क्यों? क्योंकि तुम व्यक्ति की आने वाली बीमारी को देख नहीं पाया। ऐसे गांव भी हमारी दुनिया में है। क्या अपने इलाकों में ऐसे डॉक्टरों की आप अपेक्षा रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्यों?
क्योंकि ये सारे लोग पैसा खर्च करके डॉक्टर बने हैं। हाँ, वो नहीं कर सकते। ये कौन कर सकते हैं? ये योगी जो होते हैं, यही डॉक्टर, योगी डॉक्टर्स होते हैं, वो ये कर सकते हैं। और ये दुनिया में कोई भी धर्म के अंदर नहीं है, सिर्फ ओनली एक है, लामाओं के पास। बौद्ध धर्म के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके गांव में जो डॉक्टर होते हैं, उन लोगों को ऐसी तालीम दी जाती है कि व्यक्ति को देख के पता चल जाए कि ये 2 4 6 दिन में बीमार होने वाला है, उसको अभी से रोक लिया जाए। ऐसे है। हमारे ही देश में ऐसी जगहें हैं जहां उनके बारे में सरकार को भी पता नहीं है, समाज को भी पता नहीं है, पूरी दुनिया को पता नहीं है। ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन ये तब पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है जब अध्यात्म में उन लोगों के, उनका जो लेवल होता है उतना ऊंचा होता है, आप उसका कल्पना नहीं कर सकते। उन लोगों की ट्रेनिंग भी इतनी हार्ड होती है। उनको ऐसा मेडिटेशन सिखाया जाता है कि बर्फ, आइस की जो प्लेट होती है, उसके ऊपर उसको बिना कपड़े, खुले बदन उसको सुलाया जाता है। अब आप सोचो, बड़ी आइस की प्लेट हो, बड़ा बर्फ का पार्ट हो, उसके ऊपर बिना कपड़े किसी के शरीर को आप सुलाओ, तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा व्यक्ति, क्योंकि बर्फ उसको जमा देगी और वो मर जाएगा व्यक्ति। लेकिन उन लोगों को ऐसी तालीम दी जाती है कि उसको बिना कपड़े बर्फ के ऊपर सुलाया जाता है, और फिर उसको आदेश दिया जाता है कि तुमको मरना नहीं है, तुमको बर्फ को पिघाल देना है। वो इतने अपने शरीर में मेडिटेशन करके, श्वास को बंद करके, इतनी एनर्जी, इतनी गर्मी पैदा कर लेते हैं कि पूरा बर्फ का पार्ट, पूरा स्लेब पिघल जाए, उनको इसकी कोई इफेक्ट ना हो। इतनी उन लोगों को ताकत दी जाती है मेडिटेशन। उन लोगों को इतनी मेडिटेशन की ताकत होती है कि उसके पीछे के बैक के ऊपर वो इतनी गर्मी पैदा कर सकते हैं कि आप उसके ऊपर कायदे से रोटी सेक सकते हो। आप रोटी सेक लो, इतनी अपनी पीठ को इतनी गर्म कर सकते हैं। -40, -80 डिग्री में रहने वाले लोग ये सब प्रैक्टिस कर करके सीख लेते हैं। जब बर्फबारी होती है ना, तो बर्फ 10 10 फीट की होती है और रुई जैसी होती है, आप उसके ऊपर चल नहीं सकते। आप चलने जाओगे तो पूरे 10 फीट के अंदर, बर्फ के अंदर घुस जाओगे, मर जाओगे। लेकिन वो अपनी मेडिटेशन की ताकत से अपने शरीर को, अपने श्वास को कंट्रोल करके इतना हल्का कर लेते हैं, फूल जैसा, कि वो ऐसे सॉफ्ट रुई जैसे बर्फ के ऊपर चल सकते हैं। ये सब अस्तित्व में है, लोग करते हैं। ऐसे लोग भी इस दुनिया में है। उनको नजर से देख के आने वाले लोग भी हमारे पास है। हमारे मित्र है जो ये सारा अपने नजर से देख के आए हैं। जो मैं आपको बोल रहा था ना, कि जो भाई नवरात्रि में 9 दिन निर्जला करता है, पानी नहीं पीता है, भोजन नहीं लेता है, फिर भी 9 दिन के अंदर 2 5 किलो वजन कम हो जाना चाहिए, इसकी जगह वजन बढ़ाता है। मेडिटेशन की ताकत है। तो आप आपकी इंद्रियों को जितना चाहते हो, तो आपको डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या है? हो सके इतने स्लो सांस को लो, और हो सके इतने स्लो मोशन में श्वास छोड़ो। आपकी जितनी प्रैक्टिस इसमें बढ़ेगी, आप आपकी इंद्रियों की गुलामी में से अपने आप बाहर आ जाओगे। फिर आपको संसार संसार आपको कभी खींच नहीं सकेगा।
સર દીર્ઘ શ્વાસ પ્રેક્ષા કહે છે ને, દીર્ઘ શ્વાસ પ્રેક્ષા. दीर्घ श्वास प्रेक्षा का मतलब शायद वही होगा, लेकिन यहाँ सिंपल सा हमको समझना है। श्वास की गति स्लो होनी चाहिए, यानी हर पर मिनट आपके जो 12 से 14 श्वास आते जाते हैं उसको कम करके हो सके इतने स्लो, यानी आंख को कम करना है। ये जरूरी है। और जो लोग ये कर लेते हैं ना, फिर उनके लिए दुनिया कुछ उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये भाई साहब है ना, वो इतने ऐसे हो गए कि उनको नहीं पैसा अट्रैक्ट अट्रैक्ट करता है। आप बोलो तो सिंपल बात करते हैं, आप बुलाओ भी मेरे यहाँ काम है आ जाओ, तो हाँ आ जाएंगे। उनको ऐसा है नहीं कि भी मेरा किराया कि आप दोगे कि नहीं दोगे, या पैसे की लालच लोभ मोह माया कुछ नहीं है। तो उनका एक लेवल अप हो जाता है। एक्चुअली दुनिया के हरेक धर्म वालों के जो धर्म गुरु होते हैं उन लोगों की ये स्टेज होनी चाहिए, लेकिन हमारे संसार में जितने भी धर्म गुरु हैं उन लोगों की ये स्टेज आपको दिखाई नहीं देगी। नवरात्रिया में उपवास करना फर्जियात था पहले के जमाने में। उसका एक एग्जाम्पल भी अभी उन्होंने ही मुझे दिया था कि भुज के महाराजा थे, नवरात्रि में उन लोगों के वहां मंदिर है तो वहां सेवा पूजा 9 दिन होती है। फिर सेवा पूजा पूरा होने के बाद सब लोगों को प्रसाद दी जाती है। तो एक दिन इन लोगों को आमंत्रण था वहां, महाराज रानी साहिबा ने उनको आमंत्रण दिया था। वहां गए, सेवा पूजा हो गई और फिर उनको ये प्रसाद दी गई। तो उन्होंने बोला कि भाई हमको तो नवरात्रि है, हम नहीं खाते पीते हैं 9 दिन। तो रानी साहिबा को एकदम याद आ गया, अरे मैं जब छोटी थी तो मेरे फादर जब कच्छ के राजा थे तो कच्छ के ब्राह्मण जो थे, जो मंदिर के पुजारी थे, वो नवरात्रि के 9 दिन उपवास करते थे। उनको उस दिन उसी टाइम याद आ गया कि मैं जब छोटी थी तो उस टाइम तो सारे ब्राह्मण सेवा पूजा मंदिर की करने वाले को 9 दिन उपवास ही करने पड़ते थे, फर्जियात था। तो उन्होंने याद आया ना, तो तुरंत उनके मंदिर के पुजारी को बोला, महाराज नवरात्रि है तो आपने उपवास नहीं किए? महाराज बोले तो कलयुग की नवरात्रि है, हम तो नहीं कर पाते हैं। ये रियल घटना है, पिछले साल की घटना है। यहाँ ब्राह्मण हो गए अपने क्लास में, उनको अपने सर पे लेना नहीं है। ये रियलिटी है। दुनिया कितनी बदल चुकी है। दुनिया भले बदल जाए, अपने आप को बदलना नहीं है। चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, हर धर्म ने जो रास्ते बताए हैं वो एक ही है, कॉमन है। उसका शब्द का नाम अलग होगा लेकिन उसका कार्य एक ही है। हमको उसको देख के आगे चलना है, अपने जीवन को तो सार्थक करना है। आप लोगों का कर पाओ न कर पाओ सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आपको खुद को, अपने जीवन को तो संभाल लेना पड़ेगा। और न इतना, ये पूरा कोर्स करने के बाद भी आप नहीं कर पाओगे न, तो आपको नर्क जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सही है, आपको इतनी सारी नॉलेज दी जाए और फिर भी आप नहीं कर पाओ तो ईश्वर भी क्या करेगा। तो आज से बायो क्लॉक की भूख में से बाहर आओ, बिना भूख का भोजन मत करो, बिना प्यास का पानी मत पियो, चबा चबा के रस करके ही खाओ। जितना भोजन पेट में जाए उतनी मुंह की सलाइवा जानी ही चाहिए। हाँ, जितने टॉपिक हमारे हो चुके हैं उसका तो फॉलो स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी तो काफी बाकी मुद्दे हैं जो आगे चैप्टरों में हमको पढ़ना है। अब एक एक करके आप स्टार्ट नहीं करोगे तो एक साथ सब स्टार्ट करने जाओगे तो किक लगेगी ही नहीं।
प्रैक्टिस अभी से शुरू कर लो। इसकी गंभीरता आप जो नहीं रखोगे, ये सब्जेक्ट इतना अद्भुत है, इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद आपको दूसरे कहीं कोई भी विषय में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ने को मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो मुझे गर्व है कि मैं आपको ये इतना सारा बता सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ और उसका उपयोग न हो पाए तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि भगवान ने मुझे जल्दी जल्दी भेज दिया इस धरती पे। बाद में आने की जरूरत थी, जब लोगों की जरूरत हो तब। यहाँ तो ऐसा लगता है कि भी लोगों को जरूरत नहीं है और मैं उसको देता रहता हूँ। वो ऐसा मानते हैं कि भी ये अभी कहाँ जरूरत है, अभी जब जरूरत होगी तब देखा जाएगा। नहीं नहीं, है जरूरत सर, जरूरत है। तो आप थोड़े अलर्ट हो जाइए, अपने आप को इवेल्युएट करो, अपने आप की वैल्यू तय करो कि भी मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरी खुद की स्थिति क्या है। हाँ, आपकी उम्र के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे रहेगा, चलेगा। भाई प्रीतेश भाई की उम्र छोटी है, बच्चे जैसे दिख रहे, अभी कॉलेज में पढ़ते हुए ऐसे ही है। कितना है भैया? 30। 30? तो अभी तो शादी भी बाकी होगी, जैन हो तो। हाँ, नहीं नहीं सर, हो गई है अभी हो गई तो, है? लास्ट तो जुलाई को ही हुई। अच्छा, हाँ, तो 1 साल ही हुआ है, इसलिए मेरा अंदाज सही रहा कि भी 30 साल के आसपास शादी होती है आप लोगों की। हमारे यहाँ तो 18 साल में हो जाती है, 30 साल में तो बाप उसका बेटा 10वीं 12वीं में पहुंच जाता है। तो उम्र के हिसाब से ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हाँ, जब बच्चा खिलौना में मजा आती थी, हाँ, फिर उसको अट्रैक्शन आ गया, लड़कियों में मजा आ जाती है। तो जैसे वहां चेंज आ जाता है, इसी तरह हमारे जीवन में हाँ, समय के हिसाब से चेंज आ जाना चाहिए। और बुजुर्ग हो जाए, 51 वन वन में प्रवेश हो जाए, 50 के ऊपर चला जाए व्यक्ति, तो वानप्रस्थ जिंदगी शुरू हो जाती है। भले सरकार उसको 60 साल तक नौकरी करवाती हो, लेकिन उसको तो मान ही लेना चाहिए कि 50 खत्म हो गए, अब मैं वानप्रस्थ में आ गया हूँ, अब मेरी जिम्मेदारियां, मेरी ड्यूटी सब चेंज हो जाएगी। अपने आप चेंज आ जाना चाहिए उसको। तो हर व्यक्ति को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने हिसाब से अपने आप को देखो, आपकी फैमिली मेंबर्स को भी याद दिलाओ कि भाई अब तुम्हारा चेंज का समय आया है, तुमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी है इंद्रियों की गुलामी में से मुक्त होना। जब तक व्यक्ति इंद्रियों की गुलामी में से मुक्त नहीं होता है ना, तब तक ये कुछ नहीं पा सकता व्यक्ति, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये भगवान को भजने के जो लिए माला होती है ना, वो भी अद्भुत काम कर सकती है, आपको मेडिटेशन के अंदर बहुत काम में आ सकती है। हाँ, जो भी भगवान को मानते हो आप, उसके श्लोक को जो भी बोलो, धीरे धीरे बोलो और धीरे धीरे माला घुमाओ। हाँ, उस टाइम आपका श्वास अपने आप स्लो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारी जो धार्मिक क्रिया है, कर्म कांड है, जो भी है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। उसको हमको अमल करना है और सबके ऊपर फोकस करना है। कोई एक चीज को पकड़ के जीना नहीं है, आपको भक्ति भी करनी है, सेवा भी करनी है, फास्टिंग भी करना है। क्योंकि उपवास शरीर का भोजन से शरीर को दूर रखना बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप। आपके पास करोड़ों रुपया है, डोनेट दे दो, डोनेशन कर दो, वो बड़ा काम नहीं है। लेकिन आपके शरीर को जिसकी जरूरत है उसको शरीर से छीन लो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। जो शरीर का भोजन त्याग कर सकता है ना, वो सारा सब कुछ कर सकता है। तो उनके अंदर वो आध्यात्मिक पावर आ जाता है।
तो आप लोगों को कोई मन में क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी है तो बोल सकते हो, नहीं तो फिर हम यहाँ अटकते हैं। हमारा जो चैप्टर था वो आपको याद रखना है। 82 पेज खत्म हो गया और हम आगे 21 चैप्टर को ले गए, शरीर की आंतरिक सफाई। आप याद करके रख लेना। अब मंगलवार को हम मिलेंगे। क्या किसी को कुछ बोलने का हो, ये बायो क्लॉक के बारे में कोई और कुछ जानकारी किसको कोई है तो बोल सकते हैं कोई दूसरी बात, क्योंकि सारी बातें मैं तो मास्टर सब नहीं हो सकता, सबके बारे में कोई रह सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ हेलो अपने सर। आज के लेक्चर को, जी बोलिए। हेलो सर। जी, हाँ, सर आवाज कम आ रही है। આપણે ઉપવાસમાં કે હેલો આવે છે સર हाँ અવાજ? हाँ, बोलो बोलो। હેલો, અવાજ આવે છે સર? जी बोलिए। સર ઉપવાસમાં આપણે એવું થાય છે, અમે લોકોને માનો કે ઉપવાસમાં કશું ખાઈએ નહીં સવારથી, તો સર થોડા 2-3 વાગ્યા સુધી માથું દુખે અને આમ એસિડિટી જેવું થઈ જતું હોય છે. ખાલી એનો એક રસ્તો, મતલબ જો સવારે ખાઈ લઈએ છે તો સાંજે રહી શકાય છે, પણ જો સર સવારના પોરમાં માનો કે અમે કશું જ નથી લેતા તો સર પછી થોડું એસિડિટી થઈને માથું દુખતું હોય છે સર, તો એનું અમે શું કરી શકીએ? ઉપવાસ મતલબ ખાવા માટેનું ના इसके ऊपर ના तो ये पूरा કરીને શું चैप्टर था इलाज? ना, कि आपकी बायो क्लॉक आपको समय पे आपके जठर में जो अंतस्राव ले आती है उसको हम्म, बंद करवाना पड़ेगा। तो आप समय पे जो समय समय पे खाने की आदत है उसको तोड़ो, उसको बंद करो, बायो क्लॉक की भूख को बंद करो। समय को हम्म। शरीर को जो समय का नशा है समय के साथ खाने का, उसको हम्म। बंद कराओ। तब जाके सारी ओके सर। समस्याओं में से आप बाहर आ पाओगे। बराबर सर। सारी ओके कोई भी सर। खाने का काम हो, दूसरा काम हो, कोई किसी भी प्रकार के काम को कभी टाइम पे मत करो, आगे पीछे रखो। बायो क्लॉक में फंसो नहीं। बायो क्लॉक हम्म। में फंस गए तो फंसे। ओके सर। ओके सर, ट्राई करिए सर। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, चलो।